राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं आप। अगर आप मिस कर दिए हैं तो जाके आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हिंदी कोर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया था 2020 में, यानी 2020 में जो पूछा गया था। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी कोर में आपको पूछा गया था 2020 में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बनाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो एक आपको दिया जाएगा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक का उत्तर आपको देना है यहाँ पर। तो गद्यांश को सही से पढ़ना है और उसी में ही आपको आंसर छिपा रहता है। तो वर्तमान समय में, जैसा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने है। ठीक है, वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने में? जल संकट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जल संकट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आसमान से अमृत कहाँ नहीं छलकता है। ठीक है, आसमान से अमृत कहाँ नहीं छलकता है? जहाँ आसमान से कभी अमृत नहीं छलका वो है रेगिस्तान में। ठीक है, तो रेगिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हम किसे संचित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम किसे संचित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उसे संचित नहीं कर पा रहे हैं यानी साल में बारिश की सौगात मिल रही है, परंतु यहाँ हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमें बारिश की सौगात मिल रही है, परंतु हम उसे संचित नहीं कर पा रहे। यानी बारिश की बात हो रही है, यानी वर्षा जल की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सारे गद्यांश में आपको पूरा आंसर मिल जाता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तो सारा आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। जो आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जल ही जीवन है, या स्वास्थ्य रूपी दौलत, या फिर शिक्षा की आवश्यकता, समय की पहचान? नहीं नहीं, जल ही जीवन है, यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा जल का ही बात किया गया है पूरे गद्यांश में। ठीक है, तो जल ही जीवन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पद्यांश आपको एक दिया गया है, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है कि कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है। ठीक है, तो कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है? तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरी ताकत मिटाने के लिए बताया गया। ठीक है, बुरी ताकत को यहाँ से मिटाने के लिए बताया गया। कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है? बुरी ताकत को मिटाने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कवि कैसी तान सुनाने की बात कर रहा है? कवि जो है यहाँ पर कैसी तान सुनाने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पूरा कवि बोल रहे हैं, कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, यानी क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अहिंसा की बात तो नहीं कर रहे, शांति की बात नहीं कर रहे, करुणा की बात नहीं कर रहे, क्रांति की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में नभ का पर्यायवाची बताया गया। नभ मतलब क्या होता है? आकाश यानी आसमान होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 का। 8वें नंबर में पूछा गया इन पंक्ति के शीर्षक है। तो इन पंक्ति के शीर्षक क्या हो जाएगा? शांति गीत तो नहीं है, प्रेम गीत भी नहीं है, करुण गीत भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्रांति गीत है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? पारिवारिक भी है, सरकारी भी है, व्यावसायिक भी है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया कि कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी है, प्रयोजनमूलक हिंदी है, कार्यालयी हिंदी है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो अधिसूचना है, घोषणा है, रेडियोग्राम है, तार का अभी जो है प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, तार। प्रश्न संख्या 12 में किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है?
संबोधन भी नहीं होता है, स्वनिर्देश भी नहीं होता है, तो वो है ज्ञापन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार रिपीट करता है और इस बार भी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यानी 27 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो विषय प्रधान हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर प्रश्न पूछा है कि निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है? निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है प्रस्तावना या भूमिका, मध्य भाग या विषय का विस्तार, निष्कर्ष या उपसंहार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में विज्ञान, आतंकवाद और विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध जो है वो आते हैं विचारात्मक में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर जो है समाचार पत्र को शामिल किया जाता है, पत्रिकाएं शामिल किया जाता है, पैम्पलेट्स, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18वें नंबर का ऑप्शन नंबर 4। 19वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा में होता है, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञापन में, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पूछा है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं जन संचार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 23 के उत्तर दीजिए। 21, 22, 23 यानी 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो इसमें पूछा गया है कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? चंपा कहती है तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है, ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो इन पंक्तियों कवि हैं त्रिलोचन जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आप अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये किनका है? त्रिलोचन जी का लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर से चंपा का क्या आशय है? कागज में छेद करना, छुपा हुआ पढ़ना, कागज पर लिखना या कागज गोदना। तो यहाँ पर तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, तो मतलब लिखने की बात कर रही है। ठीक है ना, कागज पर लिखने का बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा की यह बात सुनकर कवि क्यों हंस देता है? व्यर्थ के प्रश्न पर, चंपा के व्यंग्य पर, चंपा की नादानी पर, अच्छे प्रश्न पर। तो चंपा की नादानी पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछता है ये। नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो ये संदेश देती है कि निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 24 का 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 25वें प्रश्न में पूछा गया है कि मियाँ नसरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया? तो इसका जो है मियाँ नसरुद्दीन जी ने नाम बताया यहाँ पर बाकर खानी, शीर माल या ताफ्तान या इनमें से सभी। तो ये सभी नाम वो देते हैं इसको। बाकर खानी भी बोलते हैं, शिरमाल भी बोलते हैं, ताफ्तान भी बोलते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 27वें नंबर प्रश्न पूछा है कि विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है। तो यहाँ जो है सही उत्तर हो जाएगा कुलीनता का अभिमान। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है, कुलीनता का अभिमान। 29वें नंबर प्रश्न पूछा है कि रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है। तो रजनी में किस समस्या का रेखांकित किया गया, शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या को रेखांकित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया जामुन के पेड़ से दवा व्यक्ति कवि है, यह जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। तो इसका जो है जामुन के पेड़ से दवा व्यक्ति कवि है, यह जानकर फाइल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हार्टिकल्चर। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा के ताप के लेखक कौन है। आत्मा के ताप के लेखक जो है वो है सैयद हैदर रज़ा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर देखिएगा इसको। तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा जो है कहाँ चली गई है, द्वारिका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है। तो यहाँ पर जो है विस्तृत भवन से, विशाल भवन से, महिमामय भवन से, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 33वें नंबर के बाद 34वें नंबर पूछा गया है किसान की धरनी यानी पत्नी किसके अभाव में मर गई। तो दवा के अभाव में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया घर की याद कविता के अनुसार कवि किस में व्यस्त है। घर की याद कविता के अनुसार कवि किस में व्यस्त है। तो कवि जो है वो कातने में व्यस्त है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। इस पंक्ति में चिरागा किसका प्रतीक है। तो सुख समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 36वें नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लेखक अनुपम मिश्र किन आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लता मंगेशकर के गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर किसके द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वरों के आलाप से। ठीक है, स्वरों के आलाप से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल से नीचे उतरा पर पाताल में न मिल पाने वाला पानी कहलाता है रेजानी पानी। रेजानी पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40वें नंबर प्रश्न पूछा है कि बेबी हालदार जिस घर में काम करने लगी वहाँ के सेवानिवृत्त साहब को वह क्या कहकर संबोधित करने लगी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा तातुस। सही उत्तर हो जाएगा तातुस। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बेबी हालदार जिस घर में काम करने लगी वहाँ के सेवानिवृत्त साहब को वो क्या कहकर संबोधित करने लगी, तातुस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 2020 में पूछे गए प्रश्न का सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं यहाँ का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए था। और ये उम्मीद है कि इससे आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। और आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे, जो आप परीक्षा में जब देखेंगे प्रश्न, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि ये प्रश्न आपको पहले से ही, प्रश्नों के उत्तर पहले से ही आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में करें ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए। जो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उनको उन तक वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 2022 से संबंधित हिंदी कोर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।